नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं रीट लेवल फर्स्ट के जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं 2011 से लगाकर 2021 तक के हिंदी के सभी पेपर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। अभी तक जो पेपर हुए हैं वो 2011 में हुए हैं, 2012 में हुए हैं, फिर 15 में हुआ है, फिर 17 में हुआ है और फिर 21 में हुआ है। इन सभी के पेपर आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं, वन शॉट वीडियो है। तो यहाँ पर आपको हिंदी के सारे प्रश्न मिलेंगे। पहले 2011 के 30 प्रश्न मिलेंगे, फिर 12 के 30 प्रश्न, फिर 15 के 30 प्रश्न, फिर 17 के, फिर 21 के। ये हिंदी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसका वीडियो है। यहाँ पर अभी तक हम CDP, EVS, इंग्लिश, संस्कृत इन सभी की वीडियो अपलोड कर चुके हैं लेवल फर्स्ट का। यहाँ पर बहुत डिमांड आ रही थी कि सर बाकी के जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनको भी करवा दीजिए। आपने 4 सब्जेक्ट करवा दिए, बाकी के भी जल्दी से करवा दीजिए। तो उन्हीं को देखते हुए यहाँ पर आपको अब आगे जो वीडियो मिलने वाले हैं, लेवल 2 के भी वीडियो आने वाले हैं जल्दी ही। तो यहाँ पर आपको जितने भी अभी तक एग्जामें हुई हैं सभी की वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं रीट की। तो यहाँ पर देखिए ये सब जो प्रोफार्मा आपके सामने सभी को पता है कि 30 नंबर के प्रश्न आते हैं, चाहे वो बाल विकास हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, जो भी आप वहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज चुनते हैं वो सब 30-30 नंबर के आते हैं। ये सभी आपको पता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कहाँ चलते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। ये जो प्रश्न पत्र हैं ये 2011 का प्रश्न पत्र है। 2011 में ये प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि 2011 में जो प्रश्न पत्र आया था उसमें आप कितने नंबर ला सकते हो, 12 में, 15 में, 17 में, 21 में, और अंत में बताइएगा कि आपके जो नंबर है वो 11 में कितना है, 12 में, 15 में, 17 में और 21 में कितने नंबर आए, ये आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न है। आपको सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया था 2011 में रीट लेवल फर्स्ट में, विद्यालय शब्द में है। विद्यालय शब्द में क्या है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए। यदि आप संधि विच्छेद कर लेते हैं तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय से बनता है विद्यालय। और इसमें कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। कौन सी होगी, स्वर संधि। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी भी बताने की कोशिश करूंगा ताकि जल्दी से वीडियो समाप्त हो जाए। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर देखिए पवन शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। प प्लस वन, पवन, पौ प्लस अन, पो प्लस अन, या फिर पौ प्लस ना। तो यहाँ पर पवन शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है तो ये होगा पोधनन। काफी बार प्रश्न पूछा गया है कौन सी संधि होगी इसमें, तो इसमें अयादि संधि होगी। कौन सी होगी, अयादि संधि होगी पवन शब्द में। हिंदी में जो वचन होते हैं वो कितने होते हैं, 1, 2, 3 या फिर अनगिनत। तो हिंदी में जो वचन होते हैं सभी को पता है, 2 होते हैं। एक तो होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। आगरा का बहुवचन होगा, जो आगरा शब्द है इसका बहुवचन क्या होता है, आगरे, आगरो, आगरे, या फिर बहुवचन नहीं होगा। तो याद रखिएगा जो आगरा है ये एक शहर का नाम है और शहर का कोई भी बहुवचन नहीं बनता है। तो याद रखिएगा हमेशा यदि बहुवचन पूछे और वो शहर का नाम हो तो वहां पर आपका सही आंसर क्या होगा कि इसका बहुवचन नहीं होगा। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, या फिर पदबंध। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द। जो भी ये प्रश्न के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये जो ऑफिशियल आंसर की है उसी से मेल किए हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चे बताते हैं आकर, क्योंकि 150 प्रश्न है, मैंने शायद बताया नहीं आपको शुरू में। टोटल आपको यहाँ पर 150 प्रश्न मिलेंगे जिसे आप सही मिलान करेंगे 11, 12, 15, 17, 21 के 30-30 प्रश्न, तो टोटल 150 प्रश्न होंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर ये प्रश्न गलत है, ये प्रश्न गलत है। तो जितने भी मैं प्रश्न यहाँ पर इनके उत्तर बताऊंगा ये सभी आंसर की से मेल हुए हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा कुछ ना करिएगा। यदि आपको डाउट है तो एक बार सर्च कर लीजिएगा, एक बार उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। यदि वो गलत है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो यहाँ पर अविकारी शब्द आपका राइट आंसर होगा। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प हैं, इसमें कौन सा सही शब्द है, या फिर यहाँ पर एक कह सकते हैं कि जो शुद्ध रूप है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो शुद्ध रूप होगा आपका वो तृष्णा होगा। तृष्णा शब्द सही रूप होगा। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। यहाँ पर देखिए कवि का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है, पहला विकल्प यहाँ पर नहीं दिया है तो आप यहाँ पर कवि लिख सकते हैं। तो कवि होगा, कवि होगा, कवित्री होगा, या फिर कवि अत्री होगा। तो यहाँ पर जो कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा वो आपका कवित्री होगा। कौन सा होगा, तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? संस्कृत, तद्भव, तत्सम या फिर देशज। यहाँ पर देखिए संस्कृत के वे शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा हमेशा वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। कौन सा शब्द कहेंगे उसे? हम तत्सम शब्द कहेंगे। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं, जब किसी समास में जो पद होते हैं वो दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास या फिर तत्पुरुष समास। तो याद रखिएगा जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं तो उस शब्द को द्वंद्व समास कहते हैं। कौन सा समास कहेंगे? उसे द्वंद्व समास कहेंगे। शुद्ध शब्द है, देखिए काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है उज्ज्वल का, और उज्ज्वल किस प्रकार से लिखा जाता है, इसका शुद्ध रूप क्या है ये आपको बताना है। तो आपका उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी कि फोर्थ वाला। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो दो ज आधे हैं इसमें ये वाला जो पूरा ज लिख देते हैं और इसको सही मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। उज्ज्वल इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, इसमें भी आधा ज आएगा, यानी कि आप ये फोर्थ वाला विकल्प देख लीजिए, ये बिल्कुल शुद्ध रूप है इसका। अगला प्रश्न है आपका, अनुरक्त का विलोम शब्द क्या है? अनुरक्त का विलोम शब्द पूछा गया है, आरक्त है, विरक्त है, निरक्त है या फिर आसक्त है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा कि जो अनुरक्त का विलोम शब्द होगा वो विरक्त होगा। क्या होगा? विरक्त। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? यहाँ पर देखिए सभी शब्द कौन से विकल्प में तत्सम है ये आपको बताना है। 4 विकल्प है आपके सामने, पढ़ लीजिएगा आराम से। तो यहाँ पर सभी तत्सम शब्द बताना है तो वो आपका होगा यहाँ पर 42 का पहला वाला, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि। ये जो चारों यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं चारों के चारों तत्सम शब्द हैं, तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? प्रश्न को आपको हमेशा ध्यान से पढ़ना है। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुरूप, कुकर्म और कुचाल, इन तीनों को आप देखेंगे तो तीनों में ही कु उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन कुशल शब्द में, जो कुशल शब्द हैं इसमें कु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये जो कुशल शब्द हैं ये एक पूर्ण शब्द है, ना कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो बी वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इन प्रत्यय का जो प्रयोग है ये किस शब्द में हुआ है? पुजारिन में, कठिन में, चिन्ह में या फिर मीन में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ना चिन्ह में ना मीन में, किस में हुआ है? देखिए यहाँ पर 2 विकल्प आपको दिए हुए हैं, पुजारिन और कठिन। यहाँ पर आप देखें तो पुजारिन में जो पुजारी शब्द है ये होगा मूल शब्द, और इसमें क्या लगा हुआ है? इन लगा हुआ है। कठिन की हम बात करें तो कठिन में कठ आपका मूल शब्द होगा और इसमें भी इन लगा हुआ है, यानी कि आपका पहला वाला विकल्प भी सही होगा और बी वाला विकल्प भी सही होगा। चाहे तो आपने पहला वाला विकल्प सही किया होगा तो आपका सही होगा, बी भी आपने यदि सही किया होगा तो भी सही होगा, या फिर इस प्रकार के प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो आपको बोनस अंक दिया जाता है। पुजारिन भी सही होगा और कठिन भी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्विगु समास। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। द्वंद्व समास है लंबोदर, अंधकूप, नर नारी या फिर शरणागत। द्वंद्व समास कौन सा है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो दोनों पद किसमें प्रधान है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो तीसरा वाला विकल्प आप देखेंगे, नर और नारी। नर भी प्रधान है और नारी भी प्रधान है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। नर और नारी, जहाँ पर और शब्द लगा हो यदि बीच में तो वो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। बात करें हम यहाँ पर अंधकूप की, तो अंधकूप जो होगा इसका यदि हम समास विग्रह करते हैं तो अंधा है जो कूप, इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा अंधकूप में। बात करें लंबोदर में, तो लंबोदर का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह होता है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। कौन सा समास होगा इसमें? बहुब्रीहि समास होगा। बात करें शरणागत की, शरणागत का जो समास विग्रह होता है शरण को आगत, इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। यदि आपसे आने वाले एग्जाम में लंबोदर के बारे में पूछे, अंधकूप के बारे में पूछे या फिर शरणागत के बारे में पूछे तो आप वहाँ पर सही आंसर टिक कर सकते हैं। चारों के बारे में आपको बता चुका हूँ।
नगर में रहने वाला को क्या कहा जाता है? यहाँ पर एक शब्द में आपको आंसर देना है, शहरी, नागर, नगर वधु या फिर नौकर। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? जो नगर में रहने वाला है उसे क्या कहते हैं? नागर कहते हैं। क्या कहते हैं? नागर। बी वाला विकल्प आपका सही होगा 47 का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर देखिए जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? सेसव, लोहा, लकड़ी या फिर पुस्तक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो शेषव नहीं है। क्या है? शेषव। शेषव क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, ना कि जातिवाचक। बाकी लोहा, लकड़ी, पुस्तक ये तीनों ही जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? यहाँ पर देखिए संप्रदान कारक कौन सा है? जितने भी कारक हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। काफ़ी प्रश्न उससे पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा निशार खेलता है। यहाँ पर किस वाक्य में संप्रदान कारक है ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। इस वाक्य में संप्रदान कारक है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। वहाँ स्वतः ही जान जाएगा में वहाँ सर्वनाम है। इसमें आपको सर्वनाम बताना है कौन सा है। वहाँ स्वतः ही जान जाएगा में पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। राइट आंसर आपका होगा इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। वहाँ स्वतः ही जान जाएगा इसमें निजवाचक सर्वनाम है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन वाक्य है? रस्सी जल गई। यहाँ पर संयुक्त क्रिया का उदाहरण आपको बताना है। सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, या फिर बच्चा सोता है। यहाँ पर संयुक्त क्रिया का उदाहरण आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। इसमें संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरल में से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, या फिर जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक उद्देश्य होता है, जिसमें एक विधेयक होता है और जिसमें एक क्रिया हो। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? सरल या फिर साधारण वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य है। इसमें क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। मोहन है, खरीदारी है, घूमना है, या फिर बाजार है। यहाँ पर मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य आपको बताना है। क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मोहन। मोहन उद्देश्य है, मोहन बाजार जा रहा है वाक्य में। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य कौन सा है? वर्षा हो रही, मैं पढ़ता हूँ और वहाँ खेलता है। सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। इसमें मिश्रित वाक्य आपको बताना है। राइट आंसर होगा कि मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। यह शब्द मिश्रित वाक्य है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, या फिर निर्देशक चिन्ह। यहाँ पर देखिए उद्धृत करते समय इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ज्यों का त्यों। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना होता है तो उस समय किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा उस समय अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब ये किस प्रकार का चिन्ह होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका इस प्रकार का चिन्ह होता है। जहाँ पर ये चिन्ह लगा हो आप समझ जाइएगा ये अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह है। तो याद रखिएगा चिन्ह भी। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है सही विराम चिन्हों वाला वाक्य। यहाँ पर सही विराम चिन्ह किस वाक्य में लगा हुआ है? जो पत्र आज आया है कहाँ है? जो पत्र आज आया है कहाँ है? जो पत्र आज आया है कहाँ है, या फिर जो पत्र आज आया है वो कहाँ है? यहाँ पर सही विराम चिन्ह आपको पहचानना है कौन सा है। राइट आंसर होगा जो पत्र आज आया है वो कहाँ है। यहाँ पर जो चिन्ह लगे हुए हैं बिल्कुल सही लगे हुए हैं और यही सही विराम चिन्ह वाला वाक्य है। अगला प्रश्न है शेर को सामने देखकर रिक्त स्थान यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो उठा, मैंने आसमान सिर उठा लिया, या फिर मेरे प्राण सूख गए। तो यहाँ पर इस वाक्य को आपको पूरा करना है, इस मुहावरे को पूर्ण करना है। शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। यह वाक्य संपूर्ण हो जाता है, यानी कि मुहावरा पूर्ण हो जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अत्यधिक डर जाना। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा।
अगला प्रश्न है सही मुहावरा। यहाँ पर देखिए सही मुहावरा क्या है। नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना या फिर आंखों में कचरा डालना। सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। सही मुहावरा क्या है? आंखों में धूल झोंकना। सी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है हाथ ना आया इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है? पकड़ में ना आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना या फिर हाथ फैलाना। हाथ ना आना इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है और इस मुहावरे का अर्थ होता है पकड़ में ना आना। ये हाथ ना आना मुहावरे का अर्थ होता है। अंतिम प्रश्न 2011 का जो पेपर हुआ था उसमें अंतिम प्रश्न पूछा गया था सिर फिर जाना का अभिप्राय है। सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या है? चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना या फिर पीछे मुड़कर देखने लगना। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर अहंकारी हो जाना। सिर फिर जाना का जो अभिप्राय होता है वो अहंकारी हो जाना होता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अब बात करते हैं 2012 की। यहाँ पर 2012 के जो पेपर है उसमें जो 30 प्रश्न पूछे गए थे हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज में, उसके बारे में हम बात करेंगे। 30 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो 2011 में आपको कितने नंबर आए ये आपको बताना है। अब बात करते हैं 2012 के प्रश्न पत्र की। यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पढ़ना चाहिए, जैसे कि आपको पता हो कि गद्यांश किस प्रकार का आया। तो हम लोग जब हिंदी की, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्रमांक 31 से 37 तक इसी गद्यांश में से पूछा गया प्रश्न है। हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्राय आप भूल जाते हैं कि यहाँ लांछनिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव समाज की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज है, भाषा उसी की सेवा के लिए है। साहित्य सृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्यिक अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कर सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग, शोक, दारिद्र्य, अज्ञान तथा प्रमुखापेक्षिता से बचाकर उसे आत्मबल का संचार करता है वह निश्चित ही अक्षय निधि है। छोटा सा गद्यांश है, इसी में से आपको आंसर देना है 31 से लगाकर 37 तक। पहला प्रश्न है आपका प्रमुखापेक्षिता का अर्थ है। यहाँ पर देखिए प्रमुखापेक्षिता का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। दूसरों से आशा कर रखना, पराया मुख अच्छा लगना, पराये मुख की अपेक्षा करना या फिर ईश्वर का मुख। यहाँ पर प्रमुखापेक्षिता का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर दूसरों से आशा करना। ये प्रमुखापेक्षिता का अर्थ होता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं? यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। सेवा, भाषा, प्रयोग या फिर हिंदी। याद रखिएगा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा प्रयोग। प्रयोग स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ये कौन सा शब्द है? प्रयोग पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द कौन सा शब्द है? प्रयोग। याद रखिएगा तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है। यहाँ पर देखिए इस गद्यांश में जो प्रयुक्त अर्थ है उस शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है पूछा गया है। आशय, मतलब, धन या फिर अभिप्राय। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर धन। याद रखिएगा प्रयुक्त अर्थ शब्द का जो अर्थ नहीं होगा वो धन नहीं होगा। कौन सा शब्द एक वचन है? यहाँ पर देखिए एक वचन शब्द कौन सा है इसके बारे में आपको बताना है। विचारों, भाषाओं, अक्षय या फिर मनुष्यों। तो याद रखिएगा अक्षर, जो अक्षर शब्द हैं ये एक वचन शब्द है। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। विचारों, भाषाओं, मनुष्यों। वैसा ही आपको यहाँ पर लग रहा है तीनों शब्द क्या है? बहुवचन है। अक्षय बहुवचन शब्द नहीं है, एक वचन शब्द है। अगला प्रश्न है आपका कीमत की बहुवचन। यहाँ पर देखिए कीमत जो शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा ये पूछा गया है। कीमती, कोमतो, कीमतो या फिर कीमत। तो कीमत का जो बहुवचन शब्द होता है वो कीमतो होता है। सरल सा प्रश्न है। तीसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है माध्यम का बहुवचन है। यहाँ पर माध्यम का बहुवचन आपसे पूछा गया है। मध्यमा होगा, माध्यिका, माध्यम, माध्यमिक होगा, मध्यम होगा या फिर माध्यमों होगा। माध्यम का बहुवचन पूछा गया है। राइट आंसर माध्यमों होगा, माध्यम का बहुवचन। अगला प्रश्न है अक्षय निधि का अर्थ है। यहाँ पर अक्षय निधि का अर्थ क्या है? बिना क्षय रोग, किसी का नाम, कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति या फिर रोग रहित निधि। अक्षय निधि का अर्थ होता है यहाँ पर आपका कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
अगला यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने बताया था 31 से 37 तक आपको उस पद्यांश में से ही आंसर देना था। अब यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है और इसको पढ़कर आपको प्रश्न क्रमांक 38 से लगाकर 44 तक आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर गद्यांश भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा है। कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता, उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपनी जमीन, अपने पेड़ पौधों, अपने कुएं, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध हो। काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर जो व्यवस्था बनती है उसे फिर सभी सदस्य मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जो मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। ये गद्यांश से है और इसी में से 38 से 44 जो प्रश्न संख्या है उसका आंसर आपको देना है। निम्न में से तत्सम शब्द है, यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द आपसे पूछा गया कौन सा है। जमीन है, शून्य है, खुद है या फिर मजबूत है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जमीन, खुद और मजबूत, ये तीनों शब्द क्या है, तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर तत्सम शब्द होगा आपका शून्य। याद रखिएगा, तत्सम शब्द शून्य होगा और इसका शून्य का तद्भव शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा सूना। सूना एक तद्भव शब्द है और शून्य एक तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्न में विदेशी शब्द, यहाँ पर देखिए विदेशी शब्द पूछा गया है। पेड़ है, खंड है, तालाब है या फिर खुद है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं विदेशी शब्द पूछा गया है। तो विदेशी शब्द आपका तालाब भी होता है और खुद होता है। देखिए आयोग ने दोनों ही विकल्प को सही माना है, तालाब और खुद को। वहाँ पर आप देखेंगे सी और डी आपका सही आंसर माना है। चाहे आप सी आप परीक्षा में लगा के आए हो या फिर डी लगा के आए हो, दोनों ही सही माना है। तो तालाब और खुद दोनों ही विदेशी शब्द हैं। जमीन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा गया है। पृथ्वी, धरती, विटप या फिर धरणी। तो याद रखिएगा जमीन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो जमीन का जो पर्यायवाची होता है वो पृथ्वी होता है, धरती होता है और धरणी होता है। यहाँ पर ये किसके पर्यायवाची होते हैं, जमीन के होते हैं। विटप, जो विटप है ये जमीन का पर्यायवाची नहीं है। विटप किसका पर्यायवाची है, वृक्ष का पर्यायवाची किसका है, वृक्ष का। वृक्ष के जैसे कि तरु, पेड़, पादप, द्रुम, ये सभी वृक्ष के पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा विटप ये किसका पर्यायवाची होगा, वृक्ष का पर्यायवाची होगा। जीवित का विलोम है। जीवित का विलोम क्या होता है, अजीवंत होता है, अस्थिर होता है, आजीवित होता है या फिर मृत होता है। जीवित का विलोम शब्द पूछा गया है, राइट आंसर आपका होगा मृत। जीवित का विलोम शब्द क्या होता है, मृत होता है। अगला प्रश्न है कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है। यहाँ पर कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, लोगों, पशु, सदस्यों या फिर पीढ़ी। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, पीढ़ी। याद रखिएगा पीढ़ी शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। लोगों, पशुओं और सदस्यों, इन तीनों में ओ प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा, ओ प्रत्यय लगा हुआ है, पीढ़ी में नहीं लगा हुआ है। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। मिलजुल समास का विग्रह है। मिल से जुल, मिल और जुल, मेल जोल या फिर इनमें से कोई नहीं। मिल और जुल, यहाँ पर मिल भी प्रधान है और जुल भी प्रधान है। तो आप समझ गए होंगे इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। और द्वंद्व में क्या लगता है, यहाँ पर और लगा हुआ है, मिल और जुल। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में अवयव है। यहाँ पर कौन से विकल्प में अवयव है, समास, खंड, एक या फिर व्यवस्था। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो एक शब्द है यानी कि तीसरा वाला विकल्प, एक शब्द में अवयव लगा हुआ है। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, श्रवण वाचन या फिर लेखन वाचन। किस कौशल का अधिक विकास होता है श्रुत लेख से, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका 45 का होगा, श्रवण लेखन। याद रखिएगा श्रुत लेख से श्रवण लेखन या फिर श्रवण कौशल का अधिक विकास होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन सा अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं। यहाँ पर देखिए अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है लेखन की असावधानी, जलवायु, अशुद्ध उच्चारण या फिर व्याकरण का कम ज्ञान। सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्प पढ़ते ही आंसर आपको समझ में आ जाएगा। जलवायु ये अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। अच्छी परीक्षा में आवश्यक है क्या है, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण या फिर इनमें से सभी। तो एक अच्छी परीक्षा में आवश्यकता पूछी गई है तो उसमें विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए और विभेदीकरण भी होना चाहिए। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थी की प्रगति जानने में, विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने में, विद्यार्थी के आचरण जानने में या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा जो मूल्यांकन उपयोगी हैं वो विद्यार्थी की प्रगति जानने में होता है। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा।
यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, माँ बाप से शिकायत या फिर उसे दंड देंगे? यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप उसका क्या उपचार करेंगे, पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे, यानी कि बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय, यहाँ पर विधेय पूछा गया है। मैंने सरल या फिर साधारण वाक्य किसे कहते हैं वहाँ पर बताया था विधेय क्या होता है ना। तो यहाँ पर विधेय किस वाक्य में है? मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, मेरा मित्र है चित्रकार है, बहुत अच्छा चित्रकार है, या फिर बहुत अच्छा है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा बहुत अच्छा चित्रकार है, ये इसमें विधेयक है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सलमा घर जाती है, इस वाक्य क्या है? मतलब ये जो वाक्य है ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, या फिर इच्छार्थक वाक्य है? सलमा घर जाती है ये किस प्रकार का वाक्य है? राइट आंसर आपका होगा ये सरल वाक्य है। क्या है? ये एक सरल वाक्य है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में जो रेखांकित अंश है वो क्या है? यहाँ पर रेखांकित अंश आपको दिख रहा है, लंका का राजा रावण, ये विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, या फिर सर्वनाम पदबंध है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा ये संज्ञा पदबंध है, लंका का राजा रावण। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है। तापमान कम होना, क्रोध कम होना, बुखार उतरना, या फिर सर्दी पड़ना। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर होगा क्रोध कम होना, बी वाला विकल्प आपका सही होगा। आंखें फेर लेने का अर्थ क्या होता है? दूसरी तरफ देखना, किसी और का चाहना, उदासीन हो जाना, या फिर नाराज हो जाना? राइट आंसर आपका होगा उदासीन हो जाना, ये आंखें फेर लेने का अर्थ होता है। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या होता है? कोयले का व्यापार मत करो, कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं, दलाली नहीं करनी चाहिए, या फिर खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। सरल सा है, आप चार विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। खराब काम का परिणाम हमेशा खराब ही होता है, ये कोयले की दलाली में हाथ करने का अर्थ होता है। भाषा है, भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति, या फिर सहजात योग्यता है? भाषा क्या है? राइट आंसर आपका होगा भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है, आगमन विधि का प्रयोग है, तकनीकी का प्रयोग है, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, या फिर अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, ये भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त क्या है? शिशु स्तर पर, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा अनुकरण विधि रचना के लिए जो उपयुक्त होगा वो प्रारंभिक स्तर पर होगा। कौन से स्तर पर? प्रारंभिक स्तर पर। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक होगी? भाषण, साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर, या फिर अवलोकन? राइट आंसर आपका होगा अवलोकन। याद रखिएगा, विद्यार्थी में भाषा के प्रति रुचि के विकास में अवलोकन प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक होगी। भाषा कौशलों की संख्या, यहाँ पर देखिए भाषा कौशलों की संख्या पूछी गई है, 5 है, 4 है, 3 है, या फिर 10 है। तो याद रखिएगा जो भाषा कौशलों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। चारों के बारे में आपको पता होगा, श्रवण, उच्चारण, पठन और लेखन। ये सभी जो हैं ये क्या है? भाषा के 4 कौशल है, और इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, ये जो 2012 का पेपर हुआ था उसके यहाँ पर 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, यानी कि अभी तक हम 60 प्रश्न आपको दे चुके हैं। अब बात करते हैं 2015 में, जो 2015 में पेपर हुआ था, ये जो सारा प्रोफार्मा है इसके बारे में आपको जानकारी है। हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हिंदी में जो प्रश्न पूछा गया था 2015 में, फर्स्ट लैंग्वेज में, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं। यहाँ पर देखिए
साइट क्या है? टीवी चैनल है, उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग है, ए व बी दोनों है या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो साइट के बारे में पूछा गया है तो याद रखिएगा एक प्रकार का उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग है। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है साइट का। ये क्या है? एक प्रकार का कार्यक्रम है जो कि इसरो व नासा के संयुक्त तत्वाधान में भारत ने 1975 में लॉन्च किया था। कब किया था इसको लॉन्च? 1975 में किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो इसरो व नासा के द्वारा किया गया था। आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण आपको बताना है। रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन या फिर विद्यार्थी का हित। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर निष्पक्ष मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या फिर लघुतरात्मक प्रश्न। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? तो ये निबंधात्मक प्रश्न में हो सकती है। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है? मॉरिसन ने, हर्बर्ट ने, ब्लूम ने या फिर क्रेथवाल ने? तो याद रखिएगा ये किया था ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया था। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं या फिर कुछ कह नहीं सकते। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या किया जाता है पूछा गया है। तो इसके द्वारा छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन किन कक्षाओं में करना चाहिए? यहाँ पर पूछा गया है उच्चारण सुधार का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या फिर उच्च कक्षाओं में? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा प्रारंभिक में। उच्चारण सुधारने का जो कार्य है ये प्रारंभिक कक्षाओं में करना चाहिए। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं और यहाँ पर 40 से 44 तक आपको आंसर देना है। 5 प्रश्न के आंसर आपको इस गद्यांश में से ही देना है। भारत अब प्रौढ़ावस्था में आ चुका है। भीषण घात प्रतिघात से साक्षात्कार करते हुए भी उसमें बहुमुखी विकास किया है। थोड़ा सा ब्लर है, इससे थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी तो आप सुन लीजिएगा, इसमें संदेह नहीं। लेकिन उसका एक प्रकोष्ठ अंधकार में अभी भी डूबा हुआ है। हृदय जो कि मानवीय क्रिया व्यापार का नेता है, इस समय वहाँ स्वार्थपरता और भोगवाद में ऐसे रोग से ग्रसित हो गया है जिसके कारण मानवीय आचरण भी बनेला हो गया है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद प्रभृति विभीषिकाएं जो आज़ादी के साथ उपहार में मिली थी, आए दिन कहीं ना कहीं अपनी लोमहर्षक लीला संपन्न करती रहती है। परिणाम स्वरूप शिथिल पड़ते अनुशासन के बंधन, विखंडित होती श्रद्धा और कलंकित होता विश्वास, मानवता के लिए कांटों की सेज बन प्रस्तुत हो रहे हैं। फिर भी 21वीं सदी में प्रवेश की अधीरता हमें सर्वाधिक रही है। कतिपय लोल कपोलों की कृत्रिम रंगीनियां समूचे देशवासियों का पर्याय मान लेना उचित नहीं। अतः कल्पना के भव्य महलों के स्वंसावशेषों पर यथार्थ की झोपड़ियाँ का निर्माण ही उचित होगा। थोड़ा सा ब्लर है इसलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आई, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा यदि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। मेरे को थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर जो गद्यांश दिया हुआ है 40 से 44 तक आपको इसी में से आंसर देना है। तो पहला प्रश्न है आपका, वहाँ शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। वहाँ कौन सा शब्द है जिसमें संधि भी लगी हुई है और प्रत्यय भी लगा हुआ है? रंगीनिया, ध्वंसावशेषों, अधीरता या फिर संप्रदायवाद? राइट आंसर आपका होगा ध्वंसावशेषों। इसमें संधि भी लगी हुई है और प्रत्यय भी लगा हुआ है। अब संधि कौन सी, प्रत्यय कौन सा, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, इसका यदि हम संधि विच्छेद करें ध्वंसावशेषों का तो इसका संधि विच्छेद होगा ध्वंस प्लस अवशेषों, ये इसका संधि विच्छेद होता है। और इसमें कौन सा संधि है? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। याद रखिएगा, इसमें कौन सा संधि है? दीर्घ स्वर संधि लगा हुआ है ध्वंसावशेषों में। इसका संधि विच्छेद भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं प्रत्यय की, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें मूल शब्द क्या है। तो इसका जो मूल शब्द होता है वो ध्वंसावशेष। ये जो ध्वंसावशेष है ये
मूल शब्द हैं। और इसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो ओ लगा हुआ है। तो याद रखिएगा जो ध्वंसावशेष से इसमें संधि भी है और इसमें ही प्रत्यय लगा हुआ है। संधि इसमें दीर्घ स्वर संधि है और प्रत्यय इसमें ओ है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से वहाँ शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ या जिसमें समास भी हो और उपसर्ग भी हो। ऐसा शब्द कौन सा है? घात प्रतिघात है, भारतवासी है, भारतवासियों है, कर्मयोगी है या फिर आत्मनिर्भरता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा घात प्रतिघात। याद रखिएगा जो घात प्रतिघात है इसमें समास भी है और उपसर्ग भी है। इसमें सबसे पहले हम समास जानेंगे कि इसमें समास कौन सा होगा। तो घात और प्रतिघात में कौन सा समास होगा? देखिए घात भी प्रधान है और प्रतिघात भी प्रधान है। तो जहाँ पर दोनों प्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। और बात करें इसमें उपसर्ग की, तो इसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रतिघात। प्रतिघात में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है और घात इसमें मूल शब्द हैं। तो इसमें समास भी है और उपसर्ग भी है, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। वहाँ तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ। यहाँ पर वहाँ तत्सम शब्द जिसमें उपसर्ग भी लगा हुआ है और प्रत्यय भी लगा हुआ है, साथ में वो क्या होना चाहिए? तत्सम शब्द होना चाहिए। मानवी, मानवता, अधीर या फिर विखंडित। राइट आंसर आपका होगा विखंडित। विखंडित एक तत्सम शब्द भी है और इसमें उपसर्ग भी लगा हुआ है और प्रत्यय भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम उपसर्ग जान लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो विखंडित शब्द है इसका मूल शब्द क्या है। तो मूल शब्द होगा आपका खंड। याद रखिएगा खंड ये एक मूल शब्द हैं। इसमें हम आगे वी लगा देंगे तो ये उपसर्ग हो जाएगा और पीछे इसमें इत लगा देंगे तो ये प्रत्यय होगा। तो इससे बनेगा आपका विखंडित। वी उपसर्ग है और प्रत्यय क्या है? इसमें इत है। इससे क्या बनता है? विखंडित बन जाता है। तो यहाँ पर इसमें उपसर्ग भी लगा हुआ है और प्रत्यय भी लगा हुआ है और ये एक तत्सम शब्द भी है। आगे बढ़ते हैं। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? लोम हर्षक है, आत्मनिर्भरता है, देशवासियों है या फिर सर्वाधिक है। यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा लोम हर्षक। लोम हर्षक एक कर्म तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होता है लोम को हर्षित कर देने वाला और ये कर्म तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द पूछा गया है। स्वतंत्रता, श्रद्धा, झोपड़ियों या फिर आज़ादी। राइट आंसर आपका क्या होगा? 44 का आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर आपको तत्सम शब्द ध्यान से देखेंगे तो स्वतंत्रता भी है और श्रद्धा भी है। ये दोनों शब्द तत्सम है, यानी कि पहला वाला विकल्प भी आपका सही होगा और बी वाला भी सही होगा। यानी आयोग ने पहला भी सही माना है और दूसरा भी सही माना है क्योंकि दोनों ही तत्सम शब्द हैं। तो पहला और दूसरा दोनों ही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अब यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर आपको 45 से लगाकर 49 तक आंसर इसी गद्यांश में से देना है। तो गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं। कुसुम शाम को मंदिर में दर्शन करते हुए घर गई, वहाँ देर तक गीत गाती रही, उसे समय का पता ही ना था। आधी रात बीत गई, उसने सितार बजाई फिर भी उसका मन न लगा। उसने टहलना शुरू किया, रात किसी तरह कटी। सुबह उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी, वहाँ देर तक सोती रही। माँ ने आकर जगाया और कलेवा करने के लिए कहा। जैसे तैसे वहाँ उठी, नहाई और साइकिल से कॉलेज के लिए चली। कॉलेज में उसकी सखी ने घी के पराठे खिलाए। कुसुम के संगीत प्रेम की कॉलेज में छात्र ही नहीं, परिवार में मामा, चाचा, नाना और भाई बहन भी प्रशंसा उसकी करते हैं। तो ये गद्यांश था, इसमें से आपको आंसर देना है। 5 प्रश्न के आंसर देने हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? शाम, रात, कलेवा या फिर आंखें। राइट आंसर आपका होगा कलेवा। याद रखिएगा जो कलेवा शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता है, ये नित्य पुल्लिंग होता है। अब नित्य पुल्लिंग क्या होता है? जो शब्द केवल पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं उसे नित्य पुल्लिंग कहते हैं। तो केवलवा जो शब्द हैं ये नित्य पुल्लिंग होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, पूर्ण भूत है या फिर संदिग्ध भूत है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सामान्य भूतकाल। कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में सामान्य भूतकाल है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता? घी, गीत, घर या फिर सखी। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर
घी। याद रखिएगा, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद जो घी शब्द है इसका बहुवचन नहीं बनता। गीत का यहाँ पर गीतों, घर का घरों और सखी का सखियों बहुवचन होता है, लेकिन घी का नहीं होता है। इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बनता? चाचा, छात्र, साइकिल या फिर मामा। सही आंसर आपको पता होगा साइकिल। साइकिल का लिंग नहीं बनता है। चाचा का चाची, छात्र का छात्रा, मामा का मामी, ये लिंग बनते हैं, लेकिन साइकिल का नहीं बनता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? वहाँ शब्द कौन सा है जो बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? दर्शन, मन, पराठा या फिर सितारा। राइट आंसर आपका होगा दर्शन। याद रखिएगा, दर्शन एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर जो मन शब्द है, मन शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, ना कि बहुवचन में होता है। बात करें पराठा की, तो पराठा का जो बहुवचन होता है वो पराठे होगा। सितार का जो बहुवचन होगा वो सितारे होगा। मन का कोई भी बहुवचन नहीं होता, ये एक वचन ही होता है। और दर्शन का एक वचन नहीं होता, ये हमेशा बहुवचन ही होता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। यह वाक्य है, संकेतवाचक है, विधानवाचक है, इच्छावाचक है या फिर विस्मयवाचक है? राइट आंसर आपका होगा इच्छावाचक। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ये इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। छोटा भाई है, धार्मिक पुस्तकें अधिक है, मेरा भाई प्रशांत या फिर पढ़ता है। यहाँ पर विधेय आपको बताना है क्या है? मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इसमें विधेय आपको बताना है। राइट आंसर होगा धार्मिक पुस्तकें अधिक। ये विधेय है, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इसमें यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। यहाँ पर देखिए, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है पूछा गया है, तो आज्ञार्थक वाक्य ये नहीं है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। सुदामा के तंदुल का अर्थ, यहाँ पर देखिए सुदामा के तंदुल का अर्थ आपको बताना है। गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट या फिर बढ़ चढ़कर बातें करना। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, ये सुदामा के तंदुल का अर्थ होता है। यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, खरी मंजूरी चोखा काम का अर्थ क्या होता है? लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, काम की नहीं। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है, साधारण काम के अधिक पैसा मांगना, बिना काम के दौलत मांगना। यहाँ पर खरी मंजूरी चोखा काम का अर्थ आपको बताना है। राइट आंसर होगा पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि यहाँ पर आपको बताना है। अनुकरण विधि है, आगमन निगमन विधि है, भाषा प्रयोगशाला है या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि और भाषा प्रयोगशाला, ये हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ हैं। यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर आपको बताना है। छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना या फिर संबंधी पाठ में रुचि उत्पन्न करना। राइट आंसर आपका होगा गृह कार्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना होता है। भाषा शिक्षण के उपागम आपको बताना है। पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, दोनों है या फिर उक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा जो भाषा शिक्षण के उपागम है वो पाठ संसर्ग उपागम भी है और रचना शिक्षण उपागम भी, यानी कि सी वाला यानी कि ए एवं बी दोनों आपका सही आंसर होगा। छात्र के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय आपको बताना है। शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग या फिर उक्त सभी। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर छात्रों के जो शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है वो शब्दकोश का उपयोग है। छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना भी है, साथ में शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना भी है, यानी कि यहाँ पर उक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी होती है? 5, 2, 7 या फिर 3। राइट आंसर आपका होगा 2। आगमन विधि की जो रूपों की संख्या होती है वो कितनी होती हैं? 2 होती है। अंतिम प्रश्न 2015 का जो प्रश्न पत्र था उसमें जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उसमें अंतिम प्रश्न है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों में ही या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा दोनों में ही, कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अब बात करते हैं 2017 में। 2017 में पेपर हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा
थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा था पेपर, तो मैंने यहाँ पर जो बुक्स में पेपर दिया हुआ उसका फ़ोटो लिया हुआ है, तो उससे यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। ये पेपर नहीं है, यहाँ पर बुक्स में से लिए गए ये 30 प्रश्न हैं जो कि 2017 में पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, वह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य का प्रकार आपको बताना है। संदेहवाचक है, विस्मय दिग्बोधक है, संकेतार्थक है या फिर प्रश्नवाचक है। वह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य का आपको प्रकार बताना है। तो ये विस्मय बोधक वाक्य का प्रकार है, वह कितना सुंदर दृश्य है। दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि है। किसकी अशुद्धि है? वचन संबंधी है, पदक्रम संबंधी है, कारक संबंधी है या फिर लिंग संबंधी है। तो याद रखिएगा, फल को खूब पका होना चाहिए, इसमें कौन सी अशुद्धि होगी? कारक संबंधी अशुद्धि होगी। अगला प्रश्न है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से सही विकल्प चुनिए। राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, उसकी मेहनत पर पानी गिर गया, वहाँ अपनी माँ की आँख का चांद है या फिर तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया है। यहाँ पर मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य में सही विकल्प को आपको चुनना है और यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है। ये मुहावरे का सही प्रयोग है, यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य कहलाता है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, आश्रित उपवाक्य या फिर प्रधान वाक्य। राइट आंसर आपका होगा संयुक्त वाक्य। संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्य से बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अयोग्य प्रशासन, अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है, बुद्धिहीन किंतु संपन्न, बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सफल की प्राप्ति। यहाँ पर अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है और इसका सही अर्थ होगा बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सफल की प्राप्ति। ये इसका सही अर्थ होता है। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है वर्ण शब्द वाक्य, वाक्य शब्द वर्ण वाक्य या फिर शब्द वाक्य वर्ण। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा वर्ण, फिर शब्द और फिर वाक्य। ये संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि पूछा गया है। प्रश्नोत्तर विधि है, व्यास विधि है, उद्बोधन विधि या फिर खंडान्वयन विधि है। यहाँ पर गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि पूछा गया है और वो उद्बोधन विधि होगा। अगला प्रश्न है आपका, श्रुतलेख में रेफ संबंधी अभ्यास नहीं है। कर्म, कबूतर, धर्म या फिर प्रकाश। यहाँ पर श्रुतलेख में रेफ संबंधी अभ्यास कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर कबूतर नहीं होगा। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, लिखित सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी, अरविंद घोष, विवेकानंद या फिर विनोबा भावे। राइट आंसर आपका होगा महात्मा गांधी। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस मत का जो समर्थन किया है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया है। हर्बर्ट उपागम के पद कितने हैं? सभी को पता है, 3, 5, 8, 9। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। हर्बर्ट से द्वारा कितने उपागम दिए गए हैं? 5 उपागम दिए गए हैं। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? ब्लूम, जॉन डीवी, मॉरिसन या फिर हर्बर्ट्स। शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? तो ये मॉरिसन के द्वारा दिया गया। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप है सुनना, पढ़ना, उच्चारित या फिर लिखना। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा लिखना। भाषाई कौशल का जो लिखित अभिव्यक्ति रूप होता है वो लिखना होता है। ड़ का उच्चारण स्थान है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है या फिर दंत है। राइट आंसर आपका होगा ये मूर्धा होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, ढ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है या फिर दंत है। सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। इसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? मूर्धा होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा है? पुस्तक का आकार प्रकार, मुख्य पृष्ठ, जिल्द या फिर प्राक्तन। तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष पूछा गया है। राइट आंसर आपका क्या होगा? प्राक्तन। ये पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष होता है। वैचारिक सामग्री कौन सी है? संरचना, मूल विषय वस्तु, शब्दावली या फिर व्याकरणिक।
राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा मूल विषय वस्तु, ये वैचारिक सामग्री है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है श्रव्य दृश्य साधन है। यहाँ पर श्रव्य दृश्य साधन कौन सा, जैसे सुना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है। चलचित्र है, चित्र है, चित्र विस्तारक है या फिर रेखा चित्र है। सभी को पता है यहाँ पर चलचित्र आपका सही आंसर होगा। ये श्रव्य और दृश्य दोनों ही साधन है। अगला प्रश्न है आपका नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रियों से है, मुंह से है, कान से है, कान व आंख से है या फिर आंख से है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे भी पूछा गया प्रश्न, यानी कि ये जो प्रश्न है और भी जो टेट एग्जाम होती है उसमें पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर आपका होगा कान व आंख से। नाटक का जो संबंध होता है ये कान व आंख दोनों से होता है। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन कौन सा है, नियोजनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या फिर संकल्पनात्मक मूल्यांकन। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा संकल्पनात्मक मूल्यांकन। ये सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी कौन नहीं है, शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्यवस्तु की प्रकरण या फिर प्रश्नों के प्रकार। राइट आंसर आपका होगा शिक्षक निर्मित सामग्री। ये ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण है। यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण क्या है, सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना या फिर शिक्षक के विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। उपचारात्मक शिक्षण क्या है पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। यहाँ पर जो दूसरा वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया हुआ है जिसमें 51 से लगाकर 55 तक आपको इसी में से आंसर देना है। पढ़ लेते हैं। आज हमारे सामने अहम सवाल यह है कि धर्म बड़ा है या फिर राष्ट्र। उत्तर में यह निर्विवाद तय होना चाहिए कि राष्ट्र बड़ा है, लेकिन साथ ही आसपास यहाँ भी देखना है कि राष्ट्र की मौलिक अवधारणा क्या है। क्या मिट्टी, पानी, नदी, पहाड़, राजा प्रजा से ही राष्ट्र की मूर्ति बनती है या फिर नहीं। राष्ट्र की संपूर्ण छवि और पूरा व्यक्तित्व हजारों वर्षों की मानवीय चेतना, जीवन के शाश्वत मूल्यों और अपनी धरती आकाश में अखंड विश्वास से बनता है। आदमी की वैज्ञानिक और मौलिक बुलंदियों के साथ उसके सफर में और कुछ भी मुलायम सरीखा साथ रहा है, उसको कतरा कतरा लेकर भी एक बनने की होशियारी सिखाता रहा है। लम्हा लम्हा के बीच समय के अरसों को बटोरता रहा है। ये एक गद्यांश जिसके 51 से लगाकर 55 तक आपको आंसर देना है। तो हम यहाँ पर प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। वहाँ शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, निर्माण, निर्विरोध, निरीक्षक या फिर निरंकुश। तो वहाँ शब्द कौन सा है जिसमें 2 उपसर्ग लगे हुए हैं, तो वो है निर्विरोध। याद रखिएगा निर्विरोध में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। किस प्रकार हुआ है, पहला है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो मूल शब्द है वो क्या है। तो इसमें जो मूल शब्द होगा वो रोंद होगा पहला, या फिर कह सकते हैं जो दूसरा उपसर्ग है वो कौन सा है, तो इसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है और इसमें नीर उपसर्ग लगा हुआ है। नीर प्लस वी प्लस रोध, इससे बनता है आपका क्या, निर्विरोध। और नीर और वी ये दोनों ही यहाँ पर उपसर्ग लगे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर निर्विरोध आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण आपको बताना है। दानव दानवता, सर्व सर्वज्ञ, चतुर चतुराई या फिर गाना गान। यहाँ पर आपको जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर होगा दानव और दानवता। दानव जातिवाचक है और भाववाचक दानवता है। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। मूल से मिलाकर बनाया हुआ, मूल जो किसी की नकल ना हो, मूल में विश्वास करना या फिर मूल की स्थापना। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर जो मौलिक शब्द हैं वो मूल जो किसी की नकल ना हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका,
इनमें से आकाश का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा? यहाँ पर देखिए आकाश का सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। सर है, वासन है, व्योम है या फिर उत्पल है। राइट आंसर आपका होगा व्योम। याद रखिएगा व्योम जो है ये आकाश का सही पर्यायवाची है। सर का पर्यायवाची होता है तालाब, वासन का पर्यायवाची होता है यानी कि वासन को श्री कृष्ण कहते हैं, और उत्पल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो कमल होता है, और व्योम किसका होता है? ये आकाश का होता है। और आकाश के बारे में पूछा गया था तो आपका तीसरा वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है आसपास शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है या फिर तत्पुरुष समास है? यहाँ पर देखिए आस और पास, आस भी प्रधान है और पास भी प्रधान है, और जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। अब यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है और उसमें 56 से 60 तक यानी कि 5 प्रश्नों का आंसर आपको इसी में से देना है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यहाँ राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए। जी में आवेश शो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वह अनर्थ कर है। वहाँ अभिमान का उत्पादक है, वहाँ ग्रह सुख का नाश करने वाला है, ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है। यहाँ पर एक गद्यांश हमने पढ़ा जो कि काफ़ी अच्छा था, आप पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, एक बार पढ़ लीजिएगा और से। और यहाँ पर प्रश्न आपको 56 से 60 तक आंसर देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है? विपरीत अर्थ करने वाला, अमौद्रिक अर्थ वाला, विशिष्ट अर्थ करने वाला या फिर अनिष्ट करने वाला? यहाँ पर अनर्थकारी शब्द का अभिप्राय आपको बताना है और राइट आंसर होगा अनिष्ट करने वाला। ये अनर्थकारी शब्द का अभिप्राय होता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? पुल्लिंग के रूप में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है ये आपको बताना है। शिक्षा, अच्छी, बहस या फिर अभिमान? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा अभिमान। अभिमान शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता, बाकी शिक्षा, अच्छी और बहस ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। अभिमान एक पुल्लिंग शब्द है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। इनमें से कौन सा युग्म सही विकल्प है? यहाँ पर देखिए एक वचन और बहुवचन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही विकल्प है इसको जानना है। गो, गोए, ग्रह, ग्रहें, स्कूल, स्कूलें, अनेक, अनेकों। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं पहला और तीसरा। देखिए गो एक वचन है और उसका बहुवचन होता है गोए। स्कूल एक वचन है और उसका जो बहुवचन होता है वो स्कूलें होता है, यानी पहला और तीसरा विकल्प आपका सही होगा। यदि आपने एग्जाम में पहले वाले पर टिक किया है तो आपका सही होगा, तीसरा वाला किया है तो आपका सही होगा। बात करें दूसरे और चौथे की तो ग्रह एक वचन है लेकिन ग्रहें बहुवचन नहीं है, इसका बहुवचन होता है ग्रहो ना कि ग्रहें। तो दूसरा वाला विकल्प आपका असत्य होगा यानी कि गलत होगा। चौथे की हम बात करें अनेक और अनेकों की, तो अनेक खुद में ही एक बहुवचन है, अनेक का एक वचन कोई सा भी नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत होगा। ध्यान दीजिएगा, गो का बहुवचन गोए होता है और स्कूल का बहुवचन स्कूले होता है, दोनों ही आपके यहाँ पर सही विकल्प होंगे। अगला प्रश्न है अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा वाक्य में कौन सा काल है? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ कि चारों विकल्प गलत है। इसमें आपको बोनस अंक मिला था क्योंकि इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है और संदिग्ध वर्तमान काल यहाँ पर चारों विकल्पों में नहीं दिया गया है, तो इसका एक अंक आपको मिला था, यानी कि सभी को मिला था, बोनस अंक मिला था। इसमें चारों विकल्प ही गलत है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, इस वाक्य में कौन सा काल होगा? संदिग्ध वर्तमान काल होगा। चलिए अंतिम प्रश्न है प्रणाली शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। परंपरा, राय, पद्धति या फिर विधान? यहाँ पर प्रणाली शब्द का सही अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। तो प्रणाली शब्द का जो सही अर्थ होगा वो परंपरा होगा। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए ये बात हुई आपकी 2017 में जो पेपर हुआ था। अब बात करते हैं जो 2021 में पेपर हुआ था वो किस प्रकार का पेपर था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे
पहले यहाँ पर गद्यांश पूछा गया था आपसे, गद्यांश दिया हुआ है 31 से 34 तक आपको इसी में से आंसर देना। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। मैं पढ़ देता हूँ आपको गद्यांश एक बार। विद्याभासी पुरुष को साथियों का अभाव कभी नहीं रहता, उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहता है जो अमर हैं। वे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझाने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। कवि, दार्शनिक और विद्वान जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन किया है और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा के गुण रहस्यों की था लगा ली है, सदा उनकी बातें सुनने और उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्धत रहते हैं। बिना किसी उद्देश्य के सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने उलटते जाना अध्ययन नहीं है। लिखी हुई बातों को विचारपूर्वक पूर्ण रूप से हृदय से ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपनी शिक्षा का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। ये एक गद्यांश था जिसका आंसर आपको देना है, यानी कि 31 से 34 तक आपको आंसर देना है। जिसमें आपका पहला प्रश्न है विद्वान का स्त्रीलिंग है। यहाँ पर देखिए विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? महर्षि, विदुषी, महिषी, विदुषी, ज्ञानी या फिर विभूषी। तो यहाँ पर विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो विदुषी होता है। एक वचन बहुवचन का सही युग्म आपको यहाँ पर पहचानना है, कौन सा है? पुरुष, पुरुषों, पुस्तक, पुस्तकें, साथी, साथिया या फिर स्त्री, महिला। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पुस्तक एक वचन है और पुस्तकें यहाँ पर बहुवचन होगा। उद्धत शब्द का सही अर्थ क्या है? अनुपम है, व्याकुल है, तैयार है या फिर परिश्रमी है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा अनुपम। उद्धत शब्द का जो सही अर्थ होता है वो अनुपम होता है। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्धत रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल है, सामान्य भविष्यकाल है, संभाव्य वर्तमान काल है या फिर सामान्य वर्तमान काल है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सामान्य वर्तमान काल है। इस वाक्य में बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्धत रहते हैं। इस वाक्य में सामान्य वर्तमान काल होगा। अब यहाँ पर देखिए एक गद्यांश दिया हुआ है जिसमें 35 से 39 तक आपको आंसर देना है। सुखी, सफल और उत्तम जीवन जीने के लिए किए गए आचरण और प्रयत्नों का नाम ही धर्म है। देश काल और सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से संचार में भारी विविधता है। अतएव अपने अपने ढंग से जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने वाले विविध धर्मों के बीच भी ऊपर से विविधता दिखाई देती है। आदमी का स्वभाव ही वहाँ अपने विचारों और जीने के तौर तरीके को तथा अपनी भाषा और खान पान को सर्वश्रेष्ठ मानता तथा चाहता है कि लोग उसी का अनुसरण और अनुकरण करें। यथाशक्ति दूसरों से अपने धर्म को श्रेष्ठतर समझते हुए वह चाहता है कि सभी लोग उसे अपनाएं। इसके लिए वह जोर जबरदस्ती को भी बुरा नहीं समझता। धर्म के नाम पर होने वाली जातिगत विद्वेष, मारकाट और हिंसा के पीछे मनुष्य ही यही स्वार्थ भावना काम करती है। अब यहाँ पर आपको आंसर देना है। पहला आपका प्रश्न है देश शब्द का पर्यायवाची। यहाँ पर देखिए देश शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। वास्तव है, अटवी है, सदन है या फिर राष्ट्र है। देश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा राष्ट्र। देश शब्द का पर्यायवाची शब्द राष्ट्र होता है। उत्तम का विलोम क्या है? अगल है, अधल है। उत्तम का विलोम शब्द पूछा गया है। अगल है, अधल है, उच्च है या फिर अज्ञ है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा अधम। उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है? अधम होता है। अगला प्रश्न है अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। परोपकार है, दूरदर्शी है, स्वार्थ है या फिर अक्षम्य है। राइट आंसर आपका होगा अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है स्वार्थ। विद्वेष शब्द में उपसर्ग है। विद्वेष शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। वी है, विद है या फिर वाह है। विद्वेष शब्द में उपसर्ग आपको बताना है और इसमें उपसर्ग लगा हुआ है वी। विद्वेष में वी उपसर्ग लगा हुआ है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है। अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है या फिर कर्मधारय है। राइट आंसर आपका होगा अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। सुरेश की तो अक्ल मर गई, बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा। दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई। इसमें मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प आपको चुनना है और राइट आंसर आपका होगा दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं 2, 5, 4, 3। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा 2। हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य के कितने अंग होते हैं?
2 अंग होते हैं। खुद श्रीमान बेगन खाए औरों को परहेज बताए। लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता। बेगन खाने के नुकसान बताना। उपाय वही अच्छा जो कारगर हो, केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में न लाना। ये लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है क्या होगा। राइट आंसर होगा खुद श्रीमान बेगन खाए औरों को परहेज बताए। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में न लाना। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है। वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर अयादि संधि। परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर आपका होगा गुण संधि। इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। उक्त वाक्य में कौन सा वाक्य है। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य या फिर साधारण वाक्य है। तो इस वाक्य में कौन सा वाक्य होगा। मिश्र वाक्य होगा। आपका जीवन सुखमय हो अर्थ भेद के आधार पर यहाँ किस प्रकार का वाक्य विधान वाचक है, इच्छावाचक है, संकेतार्थक है या फिर आज्ञावाचक है। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर आपके सामने होगा। आपका जीवन सुखमय हो यहाँ जो अर्थ भेद के आधार पर पूछा गया है तो यहाँ किस प्रकार का वाक्य होगा। इच्छावाचक वाक्य होगा। जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विश्लेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो वहाँ कौन सा समास होगा। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो वहाँ पर जो समास होगा वो कर्मधारय समास होगा। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण क्या होगा। परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक, संकेतवाचक या फिर गुणवाचक। राइट आंसर आपका होगा गुणवाचक। इस जो रेखांकित शब्द है इसमें विशेषण क्या होगा। गुणवाचक विशेषण होगा। निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है। यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि जो उद्धरण का चिन्ह होता है वो किस प्रकार का होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए बी वाला विकल्प आपका सही होगा। इस प्रकार का जो चिन्ह होता है ये उद्धरण वाला चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है उस शिक्षा शास्त्री का नाम जिन्होंने कहा उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं। वासबंद, ड्रैकोली, फ्रोबेल या फिर मॉन्टेसरी। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा 49 का फ्रोबेल। यहाँ पर ये फ्रोबेल के द्वारा कहा गया कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत कौन सा है। व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, कक्षा के स्थान प्रयोगशाला में शिक्षा देना, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना या फिर खेल के माध्यम से शिक्षा देना। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है। शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या फिर आशु भाषण। देखिए ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, थोड़ा सा घुमाकर इसको पूछा गया है। तो यहाँ पर जो बोलने की योग्यता होगी वो आशु भाषण होगा। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। रेडियो अधिगम सामग्री है, दृश्य अधिगम सामग्री, श्रव्य दृश्य अधिगम सामग्री, श्रव्य अधिगम सामग्री या फिर इनमें से सभी। जो रेडियो है ये क्या है, इसको आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ श्रव्य अधिगम सामग्री है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। ध्वनि शब्द एक वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है। कौशलात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य, रसात्मक उद्देश्य या फिर ज्ञानात्मक उद्देश्य। राइट आंसर आपका होगा ये ज्ञानात्मक उद्देश्य है। ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना ये हिंदी शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है शिक्षक श्यामपट्ट, कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाए। यहाँ विधि कौन सी है। पेस्टालोजी विधि है, अनुकरण विधि है, मॉन्टेसरी विधि है या फिर जैक्टोक विधि है। तो यहाँ पर जो विधि होगी ज्यों का त्यों लिखना, ये अनुकरण विधि होगी। बहुविकल्प सही गलत विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद हैं। लघुत्तर प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर आपका होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली या फिर आगमन प्रणाली। तो वहाँ प्रणाली होगी पाठ्य पुस्तक प्रणाली जिसे सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं।
नवीन शिक्षण पद्धति में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको जाता है? ड्वी और किलपैट्रिक को, स्टीवेंसन और रिचर्ड को, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट को, या फिर कार्ल वासबर्न को। ये जो श्रेय है नवीन शिक्षण पद्धति में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का, ये किसको जाता है? राइट आंसर आपका होगा ये जो श्रेय जाता है ये ड्वी और किलपैट्रिक को जाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपरोक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? स्टीवेंसन का है, कोल्टन का है, हर्बर्ट का है, या फिर ड्वी का है? राइट आंसर आपका होगा जो दिया गया कथन है ये हर्बर्ट का कथन है। किसका है ये? हर्बर्ट का दिया हुआ कथन है। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए हैं, साध्य नहीं वरन साधन है। पुस्तकें शिक्षक व शिक्षार्थी के लिए साध्य है, अध्यापन हेतु साध्य एवं साधन है, या फिर साधन कम साध्य अधिक है। तो पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए साध्य नहीं वरन साधन है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न 2021 का, और इस प्रश्न पत्र यानी कि हिंदी के जो प्रश्न है वो यहीं पर समाप्त होंगे। 150वां प्रश्न है आपका, भाषा शिक्षण में उपयोग श्रव्य दृश्य साधन है, रेडियो, अभिनय, श्यामपट्ट या फिर पोस्टर। सरल सा है, सभी को पता है, अभिनय। भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य साधन कौन सा है? अभिनय है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें आपको हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के 2011, 12, 15, 17 और 21 के प्रश्न पत्र सभी हल सहित हमने आपको बता दिए हैं। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।